देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताया था मैंने आपको कि यदि दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेश, दो आवेश लिए Q1 और Q2, कैसे होने चाहिए? स्थिर और बिंदु आकार के, छोटे होने चाहिए। यदि इन्हें अल्प दूरी पर रखा जाए, इनको r दूरी पर रख दिया, अल्प बहुत कम दूरी पर रखा जाए, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल, दोनों आवेश है तो इनके बीच में बल लगेगा, सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विजातीय है तो आकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है, ये बल समानुपाती होता है किसके, बताओ? ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। दोनों आवेश हैं, इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है नहीं? परिमाण मतलब चिन्ह नहीं लेना है आवेश का, केवल परिमाण लेना है। और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है? r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा, दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा, और आवेश बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा। क्लियर है या नहीं? अब देखो, आप जब समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक नियतांक आएगा k, तो इसको लिखेंगे k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से आपके पास दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। क्या है फॉर्मूला? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ k एक नियतांक है। k क्या है बताओ? k एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। k का मान आपको याद रखना है, कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक क्या होगा? k का मात्रक यहाँ से बनाए आप, तो बताओ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। k का मात्रक ऐसे ही, आवेश का कूलाम, फिर से आवेश इसका भी कूलाम, और अपॉन में दूरी का मीटर, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। मीटर स्क्वायर गुणा में आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर यहाँ गुणा में, ये भाग में चला जाएगा तो भाग में कूलाम स्क्वायर। तो ये गुणा में गया, ये भाग में आ गया, तो k का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखो k को एक अन्य रूप में ऐसे भी लिखा जाता है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। k का नियत मान जो होता है वो तो 9 गुणा 10 की घात 9 है, लेकिन इसको एक अन्य रूप में लिखा जाता है। वो रूप क्या है? k की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हो। वो लिख सकते हो नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कि देखो 4 नियत राशि है, पाई नियत राशि है, k नियत राशि है, तो एप्सिलॉन नोट भी क्या होगा बताओ? नियत। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ ये है, पहले तो आप ध्यान रखो एप्सिलॉन नोट, ये जो है ये क्या है बताओ? नियतांक है। क्या है बताओ? नियतांक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एप्सिलॉन नोट। आप समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे होंगे। तो एप्सिलॉन नोट को क्या पढ़ा जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे पढ़ें आप इसको, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब आप इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नोट। और ये एक नियतांक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। क्या नाम है इसका? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट को क्या बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। k का कोई नाम नहीं है, k एक नियतांक है, बस k का मान ये होता है। एप्सिलॉन नोट भी एक नियतांक है, इसको पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, और इसका नाम क्या होगा? निर्वात की विद्युतशीलता। बोलो होगा या नहीं? अब निर्वात की विद्युतशीलता इसका नाम है, इसका मान ज्ञात करें, क्या मान होगा इसका बताओ? यहाँ से तो इसका मान ज्ञात करेंगे आप, तो मान कितना निकल के आएगा? k का मान हमें पता है 4, और पाई का मान हमें पता है 3.14। ठीक है, आप इसको हल करेंगे, हल करने के बाद एप्सिलॉन नोट का मान निकल के आता है
8.85 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक पता करो। तो देखो के का मात्रक हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नोट देखा जाए तो 4 का कोई मात्रक नहीं होता, पाई का कोई मात्रक नहीं होता। तो बताओ एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा। जो के का मात्रक है उसका यदि उल्टा कर दें तो किसका मात्रक बन जाएगा, एप्सिलॉन नोट। व्युत्क्रम कर दो आप, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका विपरीत, मतलब कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान क्या होगा, 8.85 गुणा 10 की घात -12, और मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो आप नेक्स्ट एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एप्सिलॉन नोट की विमा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट की विमा। विमा कैसे पता करें, तो विमा पता करने का तरीका देखो। आपने बल का फार्मूला पढ़ा अभी विद्युत बल K(Q1 Q2 अपॉन R²। आप के की जगह पे ये लिख सकते हो, के की जगह ये रिप्लेस करें तो के की जगह ये लिखेंगे तो बल का फार्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो हो गया है, सही है। अब देखो आप ध्यान से, एप्सिलॉन नोट यहाँ भाग में, इसको इधर लाएंगे गुणा में, और एफ को इधर भेज देंगे भाग में। तो एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एफ और Q1 Q2 अपॉन R²। सही है। अब आपको एप्सिलॉन नोट की विमा बनानी है, तो आपको जितनी भी भौतिक राशियां काम में आ रही है इन सब की विमा आपको पता होनी चाहिए। कैसे, जैसे एप्सिलॉन नोट की विमा, तो देखिए आप इधर ऊपर क्या है, एक तो नियत राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती। ये क्या है, आवेश, आवेश की विमा बताई थी मैंने फर्स्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में बताई हुई है। तो आवेश की विमा क्या होती है, T1A1, बोलो होती है नहीं। और ये जो दूसरा आवेश है ये भी एक आवेश है, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश। पहले आवेश की विमा T1A1, दूसरे की भी T1A1, तो क्या हो जाएगा, T1A1 का स्क्वायर होगा या नहीं। नीचे बताओ, चार नियत राशि है, नियतांक है, इसकी विमा नहीं होती है। पाई की विमा नहीं होती है, नहीं होती, तो इसकी विमा नहीं होती, नहीं लिखेंगे। पाई की विमा नहीं होती, विमा नहीं लिखेंगे। बल की विमा होती है, 11वीं क्लास में आप पढ़े हो, बल की विमा आपको याद होनी चाहिए, बहुत यूज आती है। तो बल की विमा क्या होती है, M1L1T-2। तो बल की विमा आप लिखेंगे यहाँ M1L1T-2, हो गई। फिर क्या बचा, आर क्या है, दूरी की विमा, दूरी किस में आती है, लंबाई में, तो इसकी विमा होगी L1, और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे बताओ, L2। अब आप इसे हल करेंगे तो एप्सिलॉन नोट की विमा क्या निकल के आएगी आपके पास, बताओ। एप्सिलॉन नोट की विमा निकल के आएगी, स्क्वायर करो इसका, T² या T2A2 ऐसे लिख लें एक बार, और नीचे देखो आप M1, L1 को L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L3 और T-2। अब आप सिंप्लीफाई करो, इसको सरल करो। M1 को ऊपर ले जाएं तो m की पावर -1, m इनवर्स हो जाएगा। L3 को ऊपर ले जाएं, l की पावर -3, t की पावर -2 को ऊपर ले जाएं, -2 ऊपर जाएगा +2, तो t की पावर क्या हो जाएगी 4, और a की पावर क्या हो जाएगी 2। तो ये आपके पास निकल के आई एप्सिलॉन नोट की विमा, निकली या नहीं, क्लियर है। तो एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होगी, M-1 L-3 T4A2। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको मेथड पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार, CBSE RBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा ये था आपके पास कूलाम का नियम, कि दो आवेश हैं, दो स्थिर आवेश हैं, बिंदुवत आवेश हैं, दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बोलो होगा या नहीं। इसके बाद अपन लेते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता।
आपेक्षिक विद्युतशीलता, या दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है परावैद्युतांक। क्या कहा जाता है? परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या होता है इसको समझें आप। ठीक है, तो देखना आप, जैसे आपने क्या किया, दो आवेश लिए, यही Q1 और Q2, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी r पर स्थित हैं, और कौन से माध्यम में? निर्वात में। निर्वात समझते हो? वैक्यूम निर्वात, जहां पे वायु नहीं होती है, हवा नहीं होती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? निर्वात। तो निर्वात में अगर ये दो आवेश r दूरी पर रखें तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता है, K(Q1 Q2 अपॉन r²। ये बल लिया अपन ने निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब V, इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। तो इस बल को मैं FV से व्यक्त कर सकता हूं, कर सकते हैं नहीं? अब बताओ आप, K, ये जो K है, K की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं? K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैंने K की जगह क्या लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण बना। तो बताओ निर्वात में बल कितना लगा? इतना। अब बात करें अपन कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये जो तंत्र बना हुआ है, निकाय बना हुआ है, ये इसको एज इट इज उठा के किसी माध्यम में रख दें बिना डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है मतलब आवेशों का मान नहीं बदलना है, उनके बीच की दूरी नहीं बदलनी है, और इनको उठा के एज इट इज कहाँ रख दिया जाए? बताओ, किसी माध्यम में। माध्यम जैसे पानी के अंदर रख दें, तेल के अंदर रख दें, ग्रीस के अंदर रख दें, स्नेह ग्रीस जो होता है साइकिल में डालते हैं चेन में, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग माध्यम में रख दें तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लो ये सिस्टम एज इट इज उठा के किसी माध्यम में रख दिया, तो जब माध्यम में रखेंगे तो माध्यम में इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? तो बल पे प्रभाव पड़ेगा, बल बढ़ेगा या घटेगा? तो बल का मान कम हो जाएगा। कैसे? ये सीखिए आप कि जैसे हमने किसी माध्यम में रखा तो क्या परिवर्तन आएगा। देखो बल का फॉर्मूला यही रहेगा, K की जगह यही लिखेंगे, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, समझ रहे हो आप, अपॉन में r²। अब देखो किस चीज में परिवर्तन आया, तो हमने आवेशों को परिवर्तित नहीं किया, तो Q1 Q2 एज इट इज रहेगा इसी के जैसे। उनके बीच की दूरी को भी हमने नहीं बदला, उनके बीच की दूरी है, दूरी को भी हमने नहीं बदला है, तो दूरी भी ऐसी रहेगी। 4 नियत अंक है, ये ऐसे ही रहेगा। पाई भी नियत अंक है, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो परिवर्तन किस में आएगा बताओ? एप्सिलॉन नोट में। किस में परिवर्तन आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो आवेशों किसी माध्यम में ले जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल कम हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा। किसी भी माध्यम में ले जाओ तो बल क्या हो जाएगा बताओ? कम। सबसे ज्यादा बल कहाँ लगता है? निर्वात में या हवा में, सही है नहीं? तो परिवर्तन किस चीज में आता है बताओ? एप्सिलॉन नोट में। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं रहता, यहाँ पे क्या हो जाता है? नया नाम दे देते हैं इसको, एप्सिलॉन एम। एम मतलब माध्यम में, एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम मतलब माध्यम, सही है। तो ये जो बल लगा, इस बल को Fm से व्यक्त करेंगे, माध्यम में बल, ठीक है। तो इससे आपको पता लगता है कि ये जो एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है, ये किस पे निर्भर करती है? माध्यम पे। एप्सिलॉन नोट को क्या बोला जाएगा? निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब निर्वात में। और अगर हम किसी माध्यम में चले जाएं तो एप्सिलॉन नोट की जगह नाम बदल देंगे, क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन एम। ये किसको व्यक्त करेगा? माध्यम की विद्युतशीलता को। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन एम क्या है? जिस माध्यम में आवेश को रखा गया है उस माध्यम की विद्युतशीलता। बोलो है या नहीं? क्लियर है? अब ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। ये कब आया? आप एक लाइन यहां लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के निकाय को माध्यम में रखने पर। किस में रखने पर बताओ? माध्यम में रखने पर, ठीक है।
अब ये दो समीकरण आपके बने, दोनों समीकरणों का भाग लगाओ आप। समीकरण 1 में आप भाग लगाएं किसका बताओ, समीकरण 2 का लगाएं भाग। तो अगर भाग लगाएंगे तो एफ बी बटे एफ एम क्या आएगा बताओ, एफ वी बटे एफ एम, यही आएगा। इसका भाग लगाओ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ, 1 बटे एप्सिलॉन नोट बटे 1 बटे एप्सिलॉन एम। तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एम और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नोट। ये जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को एक नया नाम दिया गया एप्सिलॉन आर। क्या नाम दिया गया बताओ, एप्सिलॉन आर। और ये जो एप्सिलॉन आर है, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर को ही हम क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो आपसे पूछे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की डेफिनेशन क्या हुई, परिभाषा क्या हुई, तो परिभाषा यहां से आप बना सकते हो। क्या बनेगी बताओ, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और किसी माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता और ये क्या है बताओ, माध्यम की विद्युतशीलता। तो बताओ क्या बोलें कि माध्यम की, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बताओ, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। कहलाती है नहीं, कोई दिक्कत इसमें, समझ आया यहां तक? तो ये शुरू करें, नोट करेंगे। अब ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, इसका हम मात्रक बताएं, मात्रक क्या होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो देखो आप, ऊपर बल नीचे बल, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें कि ये कैसी राशि है, पहले समझेंगे आप। मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और कोई विमा नहीं होती है। फिर जब एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ माध्यमों के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता के मान आपको याद करने हैं। कौन कौन से माध्यम है मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे एक तरफ लिखा मैंने माध्यम और एक तरफ लिखा मैंने आपेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे बात करें निर्वात, तो निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है 1 इकाई। बात करें हवा, हवा की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी 1.008 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होगी, लगभग बराबर 1 के। तो हवा की विद्युतशीलता भी कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। ठीक है, एक आपको याद रखनी है, आशुद्ध जल, शुद्ध जल, आशुद्ध मतलब शुद्ध जल, प्योर वाटर, इसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो कितनी होगी, 80। और धातु की, धातु बोल दें या जिन्हें अपन चालक बोलते हैं, तो इनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होगी बताओ, अनंत। कितनी होगी बताओ, अनंत। तो ये कुछ माध्यम है, इन माध्यमों की विद्युतशीलता आपको याद होनी चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला बना अभी लास्ट में, ये वाला, ये यूज़ कैसे आएगा। तो जनरली जब आप लिखा हुआ तो ऐसे, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कैसे यूज़ आएगा। जैसे फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया तो कैसे यूज़ आएगा, एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये लिखा मैंने, एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो जनरली जब आप इसे यूज़ लोगे तो देखो एफ एम को इधर भेज देंगे गुणा में और एप्सिलॉन आर आ जाएगा भाग में। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। समझ आया? इसका मतलब माध्यम में लगने वाला बल कब मिलेगा, जब निर्वात में लगने वाले बल में भाग लगाएंगे किसका बताओ, एप्सिलॉन आर का। निर्वात में लगने वाला विद्युत बल, इसमें भाग लगाओ आप आपेक्षिक विद्युतशीलता का,
तो आपको क्या मिलेगा बताओ, माध्यम में बल मिलेगा या नहीं, कोई दिक्कत। और अगर माध्यम में बल यहां मिलेगा तो बताओ ये बल कम होगा या ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये कम होगा। कारण क्या है, क्योंकि हमने भाग लगाया है और भाग लगाने पर राशि क्या हो जाती है बताओ, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आवेशों को उठा के किसी माध्यम में रख दिया जाए तो माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में कम होगा, मतलब बल का मान घटेगा। दूसरा, ऐसे भी फॉर्मूला यूज लिया जाता है, जैसे ये वाला देखो आप, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो देखो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, तो ये ज़्यादातर इस तरीके से यूज लिया जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, है ना। इसमें क्या होगा, एप्सिलॉन नोट का मान पता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये तो फिक्स है। अब मान लो आपसे माध्यम की विद्युतशीलता पूछी, जैसे शुद्ध जल की विद्युतशीलता पूछी, तो शुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 80। तो यहाँ एप्सिलॉन आर का मान 80 रखेंगे, 80 से इसको गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मान आपको पता है। तो जब भी एप्सिलॉन एम का फार्मूला लगाना है तो इस फॉर्म में लगाना है, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। और अगर माध्यम में बल का सूत्र लगाना है तो वो कैसे लगाना है, निर्वात में बल बटे आपेक्षिक विद्युतशीलता। बोलो है या नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, मतलब कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा कठिन लगेगा आपको, क्योंकि इसमें सदिश वर्ड आ गया, वेक्टर, वेक्टर भी साथ चलेगा, दिशा के साथ पढ़ेंगे। तो अगर 11th क्लास में आपका वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आसानी से समझ आएगा, है ना। नहीं तो थोड़ा ध्यान से देखना और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तब समझ में आएगा 2 से 3 बार, है ना। एक ही टॉपिक है इस चैप्टर में जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा अटपटा सा, ठीक है। तो देखिए आप, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश मतलब दिशा के साथ, शॉर्ट में समझाऊंगा, छोटा समझाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा और आसान लैंग्वेज में, है ना। तो देखो, जैसे मान लें कि ये 2 आवेश रखे हुए हैं आपके पास, एक Q1 और ये कुछ दूरी पर एक आवेश रखा है आपका Q2 रखा है। इसको हमने पॉइंट नंबर 1 माना और ये पॉइंट नंबर 2, सही। अब ये दूरी जो है, इस दूरी को मैंने नाम दे दिया R। क्या नाम दे दिया, R। तो दूरी को किससे व्यक्त किया, इसको R से। लेकिन अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो दिशा बतानी पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ेगी। तो मान लो हम दिशा बता रहे हैं 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ये दिशा बता रहे हैं ये, कि ये जो दूरी है, ये जो परिमाण है, परिमाण मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को R से व्यक्त किया है और इसकी दिशा हमने ये मानी है। तो इस दिशा को क्या लिखा जाता है, R21। क्या लिखा जाता है बताओ, R21। और ऊपर किसका चिन्ह लगाते हैं, सदिश का, R21 लिखा जाता है। ये इसको कैसे पढ़ा जाता है, दूसरे पॉइंट का पहले पॉइंट के सापेक्ष विस्थापन। आपने 11th क्लास में आपेक्षिक गति पढ़ी होगी, आपेक्षिक गति। तो आपेक्षिक गति में आपने देखा होगा V21 V2 माइनस V1 ऐसे पढ़ा होगा, है। दूसरे कण का वेग, दूसरे कण का पहले कण के सापेक्ष वेग बराबर दूसरे कण का वेग माइनस पहले कण का वेग। आपने विस्थापन पढ़ा होगा x21 x2 माइनस x पढ़ा। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है आप समझना। जैसे ये मूल बिंदु है 0, यहाँ पे कोई कण है A और यहाँ कोई कण है B। मान लो पहले कण की मूल बिंदु से दूरी x1 है और दूसरे स्थिति क्या है x1, और दूसरे कण की मूल बिंदु से स्थिति कितनी है x2। अब मैं बोलूं कि आप बताओ A से B तक की स्थिति क्या है, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1। क्या लिखेंगे x2 माइनस x1। A से B तक की स्थिति या दूरी कितनी है या विस्थापन कितना है, x2 में से x1 हटा दे, x2 माइनस x1। और इसी को क्या बोला जाता है, B का A के सापेक्ष विस्थापन।
या बी की ए के सापेक्ष स्थिति, और किससे व्यक्त करते हैं इसको, x21 से, मतलब 2 वाले की 1 वाले के सापेक्ष स्थिति। सही है, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, इसको पॉइंट नंबर 2 दिया, इसको पॉइंट नंबर 1 दिया, और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, दूरी को r मान लिया, और 2 1 क्या बता रहा है कि पॉइंट 2 की पॉइंट 1 के सापेक्ष स्थिति, या पॉइंट 2 का पॉइंट 1 के सापेक्ष विस्थापन। सही। अब आप ये बताओ, अगर इसे उल्टा पढ़ा जाए, रिवर्स, अगर मान लो हम दिशा ये नहीं मानते और दिशा ये वाली मान लेते इधर, तो फिर इसका नाम हम क्या लिखते, R12। क्या नाम लिखते बताओ, R12। अगर आप दिशा ये वाली मानोगे तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा बताओ, R12। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, बिंदु 1 की बिंदु 2 के सापेक्ष स्थिति। सही है। सदिश आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो R21 है, R12 है, ये बराबर होता है -R21 के। बोलो बराबर है या नहीं? कैसे चेक करो, ये क्या बता रहा है, R12 और R21 बराबर है, R12 और R21 का परिमाण समान है, और माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, दिशा विपरीत है। बोलो है या नहीं? सदिश पढ़ा है, दो सदिश इस तरह लिखे जाएं तो ये दोनों सदिशों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। क्या चेक करो यहाँ ऐसा ही है क्या? देखो R21 इसका परिमाण यही है, R12 इसका परिमाण भी यही है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। R21 की दिशा इधर है और R12 की दिशा उधर है। तो इसको कैसे लिखा जाता है गणितीय रूप में, ऐसे। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं हम जानते हैं, हमें पहले से पता है, हम इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप कि R12 बराबर -R21। ठीक है। अब देखो, अगर परिमाण ले लिया जाए, परिमाण, दोनों तरफ परिमाण ले लो, तो R12 का परिमाण बराबर R21 का परिमाण। ये समझ आया क्या है? मैंने बोला सेकंड स्टेप में आप केवल परिमाण लेंगे, परिमाण, R12 का परिमाण, ये दो डंडे लगाते हैं, किसको व्यक्त करते हैं, परिमाण को, ये R21 का परिमाण। तो परिमाण देखो, परिमाण तो बराबर है, R21 का परिमाण, परिमाण मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, और R12 का परिमाण, इसका मतलब भी वही है, यहां से यहां तक की लंबाई, तो ये तो बराबर रहेगी। तो परिमाण तो बराबर होगा, तो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। और ऊपर क्या लिखा है हमने, सदिश, ये तो लिखा है परिमाण, केवल परिमाण, और ऊपर क्या लिखा है, सदिश। सदिश में दोनों चीजें आ जाती है, परिमाण भी और दिशा भी। ये कह रहा है कि परिमाण बराबर है, और ये लाइन क्या कह रही है कि दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। सही है नहीं? तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। बोलो आया है नहीं? अब बात करते हैं कि देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, ये थोड़ी देर आपने समझा, अब इसको मैंने रफ कर दिया एक तरफ से। अब बताओ, दोनों आवेश धनावेश मानकर चलेंगे डेरिवेशन करते समय। तो Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित बल लगाएगा। सजातीय आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल लगेगा, तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा, किधर बताओ, इधर। तो इधर एक बल लगेगा, इस बल का नाम दिया मैंने F। कौन सी दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। कौन सी दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, इसी दिशा में लग रहा है। तो इस सदिश का नाम रखा था 21, तो इसका नाम भी हम क्या रख देंगे बताओ, 21। तो ये कौन सा बल है बताओ, F21। और F21 को हम क्या बोलेंगे, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो F21। F21 मतलब आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, कारण बल। सही है क्या? ठीक है। इसी प्रकार ये जो आवेश है ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो एक बल इधर लगेगा।
इस बल का नाम दिया मैंने F, और ये उल्टा हो गया। ये कौन सा था? Q2 पर Q1 के कारण। अब यहां पे जो बल लग रहा है उसको क्या पढ़ेंगे? आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, इसलिए इसका नाम भी उल्टा देंगे। इसका नाम दिया था 2-1, तो इसका नाम क्या देंगे बताओ? 1-2, सदिश रूप में। सही। तो दूसरा बल कौन सा हो गया आपके पास? F12, और F12 का नाम क्या होगा? आवेश Q1, समझ गया आप? Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल। मीनिंग समझ में आया? ये जो बल लग रहा है ये Q1 आवेश Q2 पर लगा रहा है, ये जो बल लग रहा है Q2 आवेश Q1 पर लगा रहा है। क्लियर है? अब हम सदिश में चलते हैं। तो हम इन बलों को सदिश रूप में लिखेंगे। सदिश कैसे लिखा जाता है? 11th क्लास में सीखा है, जैसे 5i कैप। तो सदिश कैसे लिखा जाएगा? पहले परिमाण और फिर उसकी दिशा। ये तो क्या है? परिमाण। और आई कैप क्या है बताओ? एकांक सदिश। कैप लगा हुआ है, एकांक सदिश या इकाई सदिश। ये किसको व्यक्त करता है बताओ? दिशा को व्यक्त करता है। तो जब भी सदिश लिखा जाता है तो पहले परिमाण लिखा जाता है, फिर दिशा लिखी जाती है। क्लियर है? तो समझना आप, थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, मेहनत करनी होगी आपको। अगर आपका सदिश टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो ये आसानी से समझ आएगा। तो मैं बात करता हूं बल F21 का मान क्या होगा। तो बल F21 का मान आप देखिए, देखो पहले क्या लिखेंगे? परिमाण, और फिर क्या लिखेंगे? दिशा। बल का परिमाण, इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा बताओ? फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन, कितना लगेगा? KQ1 Q2 बटे ये दूरी। कौन सा बल निकाल रहे हैं? F21, तो दूरी का नाम क्या लिखेंगे? R21। तो R21, केवल ये दूरी लेनी है, केवल ये लंबाई लेनी, मतलब परिमाण लेना है इसका केवल। तो R21 के परिमाण का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास बल F21 का परिमाण, मान आ गया, अंकिक मान आ गया, आ गया नहीं? अब इसके साथ में क्या लगाएंगे बताओ? दिशा। और दिशा को कौन बताता है? एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश मतलब कैप लगाएंगे। किसका कैप लगाएं? देखो आप, तो ये जो बल लग रहा है F21 बल, ये F21 बल लग रहा है कौन सी दिशा में लग रहा है? इस दिशा में। इस दिशा में मतलब R21 सदिश किधर माना था? इधर ही। तो बल F21 किसकी दिशा में लग रहा है? R21 की दिशा में। बल F21 किसकी दिशा में लग रहा है? R21 की दिशा में, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा R21 का कैप। ये दिशा को बताता है कि बल F21 की दिशा क्या होगी? जो R21 की दिशा है वही बल F21 की दिशा होगी। ठीक है, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में एकांक सदिश का, यूनिट वेक्टर का। ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण, पढ़ा है? एकांक सदिश का ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। तो यही फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करें इस जगह, तो F21 क्या हो जाएगा बताओ? KQ1 Q2 बटे R21 स्क्वायर। सही है, और इसकी जगह क्या फॉर्मूला लगा देंगे यहां से? R21 सदिश बटे R21 का परिमाण। सही है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये केवल परिमाण है और ये सदिश है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्यूब आ गया। तो ये आपके पास बल निकल के आया F21। F21 मतलब आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, इतना निकल के आया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बल F12 की। तो यहां पे आप एक लाइन लिख दें, सिमिलरली, इसी प्रकार बल F12। तो बल F12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं अब टीप के? F21 का आपने पता कर लिया ही, तो बल F12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी को टीप के लिख दो, सेम ही तो होगा। दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? ये वाला KQ1 Q2। बस अब की बार ध्यान क्या रखना है कि जब बल F21 लिया था तो R21 लिखा था, अब की बार हम क्या लिख देंगे?
R12 क्यूब, डायरेक्ट लिख रहा हूं ये वाला, और मल्टीप्लाई बाई R12 वेक्टर। इसी प्रकार का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली स्टेप है उसी को देख के बनाया है। सही, कोई डाउट? अब आप यूज करें समीकरण 2 व 3, समीकरण 1 व 2, 1 व 2 से क्या समझ आता है समीकरण 1 और 2 से? देखो, तो F12 तो ऐसे ही रखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R12 का परिमाण, R12 का परिमाण किसके बराबर है? R21 के परिमाण के है। तो इसकी जगह ये लिख देंगे R21 के परिमाण का क्यूब, सही, गुणा R12 सदिश R12, सदिश R12 किसके बराबर है? माइनस R21 के, सदिश माइनस सदिश R21 के। तो यहां क्या लिख देंगे? माइनस सदिश R21 लिख दिया। बोलो कोई डाउट यहां तक? अब गौर से देखो आप, समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको यहां मैच करो। देखो, k की जगह k आ गया, k Q1 Q2 की जगह k Q1 Q2, R21 क्यूब की जगह R21 क्यूब, R21 की जगह R21। क्या डिफरेंस है? माइनस के चिन्ह का, बस यही तो है। गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह कहां आ जाएगा? आगे। ये माइनस लगाया ना, माइनस का चिन्ह कहां लगा दें? आगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो राशि है ये बिल्कुल ऐसी है या नहीं? ये पूरी एज इट इज हो गई। और ये किसके बराबर है? F21 के। तो इस कंप्लीट, इस पूरी भौतिक राशि की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? F21। क्या लिख सकते हैं? F21। तो इसका मतलब अभी मैंने यही समझाने के लिए लिखा है। अब माइनस चिन्ह तो आगे लगा लेंगे और इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे? F21। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? F12 ये वाला बराबर, माइनस चिन्ह आगे लगा लिया, और ये किसके बराबर हो गया? F21 के। ये रिजल्ट आपको मिला, ये परिणाम आपको मिला, जो क्या बताता है? बड़ा आसान है। क्या बताता है? पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, दोनों बल बराबर होंगे और दिशा क्या होगी उनकी? विपरीत। मतलब पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पे उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। चाहे ये आवेश समान हो या आवेश भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, लेकिन दोनों जब बल लगाएंगे तो बल का परिमाण समान होगा और दिशा क्या होगी? बताओ, विपरीत। बल का परिमाण समान होगा और दिशा क्या होगी? विपरीत। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से एक बात सामने आती है कि यदि दो आवेश एक दूसरे के पास उपस्थित हैं, चाहे वो आवेश समान परिमाण के या भिन्न परिमाण के, लेकिन दोनों एक दूसरे पे समान बल लगाएंगे विपरीत दिशा में। सही है नहीं? तो ये था आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण।